नमस्कार छात्रों, मैं सुनील आचार्य। स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कर्म कारक का, जिसमें से हम एक विधि सूत्र का अध्ययन कर चुके थे, जिसको हमने एकत्रितम से नाम दिया था। और अब हम आज की क्लास में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। नंबर दूसरी विधि सूत्र है जो है हमारे पास में अधि सिंह इस्तासाम कर्मे। तो नंबर दूसरा जो सूत्र होगा अधि सिंह इस्तासाम कर्मे, अधि सिंह इस्तासाम कर्मे, इसमें अधि हमारे पास में उपसर्ग है। अधि उपसर्ग हो गया। उसके बाद में सिंह, सिंह माने होता है सोना। जिसको हम विश्राम करना कहते हैं। क्योंकि एक सोना होता है आभूषणों के अंदर, जिसको हम स्वर्ण कहते हैं, और चांदी को हम रजत कहते हैं। ये वह सोना नहीं है, ये विश्राम करना अर्थात आराम करने वाला सोना है। उसी प्रकार से स्था, स्था माने होता है ठहरना या रहना। उसके बाद में हो गया सम, जिसको हम आस कहते हैं, जिसका होता है बैठना। सिंह धातु के रूप हमारे पास में चलते हैं से होकर, स्था के होते हैं वस होकर, और आस के रूप चलते हैं तिष्ठ होकर। सिंह जिसके रूप चलते से होकर, स्था के रूप चलते हैं वस होकर, जबकि साम जिसकी मुख्य धातु होती है आस, जिसके रूप चलते हैं तिष्ठ होकर। क्योंकि से माने होता है सोना, वस माने होता है रहना या निवास करना, तिष्ठ माने होता है बैठना। यदि इन तीनों धातुओं से पहले कोई उपसर्ग लग जाता है, इन तीनों धातुओं से पहले यदि कोई उपसर्ग लग जाता है तो वह धातु कर्म कारक की बन जाती है। यदि किसी इन तीनों धातुओं से पहले यदि कोई उपसर्ग नहीं लग रहा हो तो वह धातु अधिकरण कारक की मानी जाती है। तो नोट करके आपको यहां मैं लिखा देता हूं, से वस तिष्ठ। से वस तिष्ठ इन धातुओं से पहले इन धातुओं से पहले यदि उपसर्ग लगता है या जुड़ता है तो यह धातु कर्म कारक की बन जाती है। एक बार फिर से देखना है कि यदि से वस और तिष्ठ इन धातुओं से पहले यदि कोई उपसर्ग जुड़ जाता है तो यह धातु कर्म कारक की बन जाती है। यदि ऐसा नहीं हो रहा हो तो यह धातु अधिकरण कारक की मानी जाती है। तो फिक्स है कि जब भी से वस और तिष्ठ धातु आपको दिखाई देती है, यदि इनसे पहले कोई आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है तो समझ लेना चाहिए कि यह कर्म कारक की धातु होगी, अन्यथा यह धातु अधिकरण कारक की मानी जाती है। बिल्कुल फिक्स नियम होता है इसका। उसी प्रकार से अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल बता देता हूं। अध्यापक कुर्सी पर बैठता है।
अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, चिन्ह आ रहा है हमारे पास में पर, चिन्ह से पता लग रहा है कि यह धातु अधिकरण कारक की होनी चाहिए, परंतु यहाँ धातु आ रही है बैठना अर्थात तिष्ठ धातु आ रही है और उससे पहले हमारे पास में यहाँ अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो निश्चित है कि यह धातु अधिकरण कारक की नहीं रहकर कर्म कारक की हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अध्यापक पे देखना है, तो अध्यापक को हम संस्कृत में कहते हैं शिक्षक है, कुर्सी को कहते हैं आसंदिकाम, बैठता है अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में रहता है, हरि वैकुंठ में रहता चिन्हाराम में, जबकि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है अधिकरण में पे पर, परंतु धातु आ रही पीछे रहता है अर्थात रहना धातु आ गई अर्थात वस धातु आ गई और वस धातु से पहले हमारे यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो निश्चित है कि यह धातु अधिकरण कारक की न रहकर कौन से कारक की बन गई, कर्म कारक की बन गई, क्योंकि हमारे पास धातु क्या आ गई रहना और उससे पहले क्या है चिन्ह आ रहा है मैं, परंतु अपने पास क्या हो रहा है अधि उपसर्ग लग रहा है। बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपने पास में हरि है, हरि एकारांत है और एकारांत पुल्लिंग में न तो विसर्ग लगता है न ही हलंत लगता है कर्ता में, तो हरि का हरि रहेगा। उसके बाद आ गया वैकुंठ में, चिन्ह आ रहा है वैकुंठ के साथ में। अब काफी बार दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हरि वैकुंठ में रहता है, वैकुंठ होता क्या है? वैकुंठ जिसको अपन मोक्ष धाम कहते हैं, क्या कहते हैं? मोक्ष धाम कहते हैं। यदि मोक्ष धाम भी समझ नहीं आए तो हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा शमशान घाट, जिसको हम वैकुंठ धाम ही कहते हैं। शमशान घाट को क्या कहते हैं? वैकुंठ धाम। तो यहां हो जाएगा वैकुंठम रहता है अधिवस्ती, कह सकते हैं कि मोहन पलंग पर सोता है, मोहन पलंग पर सोता है। तब मोहन है यह हमारे पास में कर्ता हो गया, पलंग पर अर्थात अधिकरण में पे पर, चिनारा है पर, परंतु धातु आ रही है सोता है, सोना अर्थात से धातु आ गई। क्या आ गई? से धातु। और जब से धातु अपन को यहाँ दिखाई दे रही है तो उससे पहले हमें यहाँ आदि उपसर्ग भी दिखाई दे रहा है, तो निश्चित है कि यह जो वाक्य होगा ये कौन से कारक का होगा? कर्म कारक का होगा। तो मोहन कर्ता हो गया, तो कर्ता में प्रथमा मोहन है, पलंग पर अधिकरण के अनुसार ने छोड़कर हमें कर्म कारक अनुसार बनाना है, तो हो जाएगा पर्यंकम। पलंग को क्या कहते हैं? पर्यंकम। सोता है, सोने के लिए से हो गया अधिसियत है। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य बन जाते हैं। तो हमें केवल कर्म कारक में यह देखना है कि अधि से और वस धातु, वस है, तिष्ठ है और से है, इनसे पहले कोई उपसर्ग तो नहीं लग रहा है। यदि ऐसा है तो निश्चित ही बेझिझक हमें वहां कर्म कारक कर देना है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपन को केवल ही वस्ती, सियते या फिर तिष्ठति धातु दिखाई दे रही है तो वहां हमें बिना घबराहट के वहां हमें अधिकरण कारक कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से वहां प्रश्न बन के आता है। यहाँ देखिए एक बार, जैसे मोहन पर्यंकम अधिसियते, अब मैंने यहाँ नीचे रेखा खींच दी तो प्रश्न बन के आता है अधोलिखित रेखांकित पदेषु, अधोलिखित रेखांकित पदेषु विभक्ति लिखते, या फिर आ सकता है विभक्ति कारणम लिखते। तो व्यक्ति अपन को जहाँ रेखा खींच रही है उसी में बतानी है। तो पर्यंकम राम के होते रामम, तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसमें द्वितीय भक्ति है। कारक पूछ लिया, जब हमें यहाँ रेखा से पता लग रहा है कि इसमें द्वितीय भक्ति है
तो द्वितीय विभक्ति कौन से कारक में होती है? कर्म कारक में होती है, क्योंकि नंबर दूसरा कारक ही कौन सा होता है? कर्म कारक होता है। दोनों तरह से हम यहाँ बता सकते हैं। यदि व्यक्ति पूछे तो व्यक्ति हो गई, द्वितीय हो गई, कारक पूछे तो कर्म हो गया। क्वेश्चन बस इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो उसके बाद में हम नंबर जो हमारा तीसरा है विधि सूत्र उसकी ओर चलते हैं। नंबर 3 हमारा हो जाएगा उपान्य मध्यांग वश। उपान्य मध्यांग वश कर्मे। यदि उप अनु अधि आंग यदि उप अनु अधि आंग उपसर्ग, ये सब क्या है? उपसर्ग है। और इनके बाद में हमें सूत्र में लग रहा है वश। इनके बाद में यदि वश धातु आती है, वश माने होता है रहना, वश धातु दिखाई देती है तो वहां हमें समझ लेना चाहिए कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। यदि उप अनु अधि वश धातु के बाद में वश धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग आता है जो आपके सामने है, यदि उप है, अनु है, आदि है, आंग है, जिसको आ कहते हैं, ये उपसर्ग दिखाई देते हैं। और उसके बाद में हमारे पास में धातु आ रही है वश, जिसका अर्थ होता है रहना। ये यदि जुड़ा हुआ दिखाई देता है तो वहाँ भी हमारा कर्म कारक ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मोहन या हरि वैकुंठम उपवस्ति। हरि वैकुंठ में रहता है। हरि वैकुंठम अनुवस्ति। हरि वैकुंठ के पीछे रहता है। हरि वैकुंठम अधिवस्ति। इस प्रकार से वश धातु से पहले यदि कोई अधि उपसर्ग आ रहा है, अनु आ रहा है या उप आ रहा है तो वहां हमें समझ लेना चाहिए कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। तो इस प्रकार से हमारे वहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि हरि वैकुंठम उपवस्ति, इसके नीचे वैकुंठम के नीचे रेखा खींची होगी और प्रश्न बन के आता है कि अधोलिखित रेखांकित पदेषु या अधोलिखित कारकस्य व्यक्ति निर्माण कुरु। तो अधोलिखित कारक में व्यक्ति का निर्माण करना है तो हमें वैकुंठम में बताना होगा कि इसमें कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति है। डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है अधोलिखित कारकस्य किम कारकवस्ति, अधोलिखित कारक में कौन सा कारक है? तो हमें बताना होगा कर्म कारक है। तो इस प्रकार से वहाँ प्रश्न बन के आता है। एक बार फिर से देखिए, प्रश्न बन गया अपने पास में हरि वैकुंठम उपवस्ति। वहाँ ऑप्शन में देगा आपको पंचमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी।
इस प्रकार से प्रश्न बन के आता है कि हरि वैकुंठम उपवस्ति, रेखा खींची हुई वैकुंठम में, और वहाँ आपसे व्यक्ति पूछेगा तो ऑप्शन में देगा पंचमी, तृतीय, तृतीय, चतुर्थी। तो वहाँ आपको जिस प्रकार से आपने राम का रूप पढ़ा है, शब्द रूपों में राम का रूप भी आपने अध्ययन किया था, उसी प्रकार से राम के रूप के अनुसार ही हमें यहाँ व्यक्ति बतानी होगी। तो पंचमी है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, तो वहाँ हम आपको एक व्यक्ति चुननी होगी जो राइट होगी। तो क्या हो जाएगा, वैकुंठम जैसे रामम, तो द्वितीय भक्ति हो जाएगी, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, जो हमारा उत्तर होगा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 3, नंबर चौथे सूत्र की बात करते हैं। अभिते परिते समिया निक्सा प्रति अपि। यदि अभिते परिते समिया निक्सा प्रति अपि इस प्रकार की धातु दिखाई दें तो हमें समझ लेना चाहिए कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, क्योंकि अभिते मानी होता है दोनों ओर, परिते मानी होता है चारों ओर, समिया मानी होता है पास में, निक्सा का अर्थ होता है नजदीक, प्रति का अर्थ होता है और अपि का अर्थ होता है भी। अभिते मानी होता है दोनों ओर, परिते मानी होता है चारों ओर, समिया मानी होता है पास में, निक्सा का अर्थ होता है नजदीक, प्रति का अर्थ होता है और अपि का अर्थ होता है भी। जहाँ पे भी आपको वाक्य के अंदर इस प्रकार के शब्द दिखाई दें या वाक्य के अंदर इस प्रकार की धातु दिखाई दें तो वह हमें समझ लेना चाहिए कि कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। तो देखिए आगे, जैसे विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। अब हमें धातु से पता लग रहा है कि वाक्य के अंदर क्या आ गया, दोनों ओर आ गया, लेकिन चिन्ह क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह भी क्या होता है, मैं पेपर काके की। परंतु हमें इस चिन्ह को छोड़ के सबसे पहले ध्यान किस चीज पे देना है कि इसमें धातु कौन सी पूछी गई है कि दोनों ओर, अर्थात अभिते धातु आ रही है और अभिते धातु के योग में हमेशा कर्म कारक का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें धातु पर भी ध्यान देना है। तो विद्यालय के जब धातु आ रही दोनों ओर तो हमें कर्म कारक का प्रयोग करना है, और कर्म कारक कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। तो हमें चिन्ह भी क्या लगाना है, चिन्ह हो गया हमारे पास में के, और व्यक्ति कौन सी लगेगी, कर्म कारक में द्वितीय, कौन सी व्यक्ति लग जाएगी, द्वितीय। तो राम की द्वितीय भक्ति होती है रामम, तो हमें विद्यालय की व्यक्ति क्या लगानी है, विद्यालयम, तो हो जाएगा विद्यालयम। उसके बाद आ गई हमारे पास में दोनों ओर, विद्यालयम दोनों ओर, अर्थात अभिते। अब हमारा वाक्य यहाँ तक बन चुका है कि विद्यालय के दोनों ओर, अर्थात विद्यालयम अभिते। बच क्या गया, पेड़ है। अब पेड़ एक तो है नहीं, बहुवचन में दोनों ओर एक पेड़ तो खड़ा ही नहीं हो सकता, तो बहुवचन में हो गए, अर्थात बहुत सारे पेड़ है। तो पेड़ को कहते हैं हम वृक्ष। तो इसके जैसे हमने तत् के रूप पढ़े थे, तत्ते तानी, उसी प्रकार से यह फल के होंगे, फलम फले फलानी, क्योंकि पेड़ है जो नपुंसकलिंग में आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी। तो अभिते वृक्षाणी। अब बच गया हमारे पास में क्या है,
क्योंकि एक पेड़ होता तो अस्ति, दो पेड़ होते तो इस्ते, बहुवचन के लिए होते हैं संति। तो क्या हो जाएगा? वृक्षाणि संति। अब देखिए वाक्य हमारा बन के तैयार हो गया। विद्यालयम अधीते वृक्षाणि संति, अर्थात विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है। उसके बाद में हमारे पास में परिते, अर्थात घर के चारों ओर खेत हैं। घर के चारों ओर खेत हैं। सेम उसी तरह से हमें तैयार करना वाक्य। घर के बीच में आ गया चारों ओर, अर्थात परिते धातु आ गई। क्या आ गया? परिते धातु। और परिते का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। तब हमें ध्यान देना है घर के, अर्थात गृहम। घर को द्वितीय व्यक्ति क्या हो जाएगी? गृहम। चारों ओर परिते। खेत है, खेत को कहते हैं क्षेत्रम। तो बहुवचन में एक खेत है नहीं, चारों ओर बहुत सारे खेत है। तो हो जाएगा जैसे वृक्ष का वृक्षाणी, क्षेत्र का हो जाएगा क्षेत्राणी। अब वही बच गया अपने पास में है, बहुवचन में है संति। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मंदिर के पास बगीचा है। मंदिर के पास में बगीचा है। तो सबसे पहले हमें बीच में देखना है कि धातु क्या आ रही है? पास में, अर्थात समया आ गया। क्या आ गया? समया। और उसके बाद पहले आ रहा अपने पास में मंदिर के, मंदिर को कहते हैं देवालय। तो देवालय में हमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। जैसे राम की द्वितीय रामम, तो देवालय का हो जाएगा देवालयम। देवालयम हो गया। वाक्य यहां तक बनके तैयार हो चुका। मंदिर के पास में हमें लेना है क्या? समया माने होता है पास में, निकषा माने होता है नजदीक। तो दोनों में से एक धातु को चुनना। समया माने होता है पास में। समया हो गया। अब बच क्या गया हमारे पास में? बगीचा है। अब बगीचा तो दोनों ओर, मंदिर के पास में बगीचा है, तो बगीचा तो एक ही हो गया, एक वचन में है। तो उपवनम अस्ति। या फिर उपवनम ने लिख के हम उद्यानम भी कह सकते हैं। उद्यान माने बगीचा होता है, उद्यानम अस्ति। उद्यानम अस्ति। तो इस प्रकार से हमें कर्म कारक में केवल धातुओं को ही पहचानना होता है। तो मैं आपको इस प्रकार से बता देता हूं कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछ जाते हैं। यहां आपको 2-3 एग्जाम्पल में लिख रहा हूं। कृष के अजाम नियति। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया अजाम कृष के है अजाम नियति। ऑप्शन नंबर पहला पंचमी, तृतीय है द्वितीय, चतुर्थी। प्रश्न नंबर 2 हरि वैकुंठम उपवस्ति। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी,
पंचमी। देवालयम समया उद्यानम अस्ति। तो प्रश्न नंबर पहला है कि कृषक है अजाम नियति, किसान बकरी को ले जाता है, किसान बकरी को ले जाता है। तो प्रश्न बन के आता है अधोलिखित कारकस्य रेखांकित पदेषु व्यक्ति लिखत। अधोलिखित कारक के रेखांकित पद में व्यक्ति लिखें तो अजाम में व्यक्ति दी गई है द्वितीय, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसी प्रकार से हरि वैकुंठम उपस्थिति, हरि वैकुंठ में रहता है, वैकुंठम में रेखा खींची हुई है और वहाँ रेखा में खींची हुई अर्थात रेखांकित पद में आपसे व्यक्ति पूछेगा तो आपको रेखांकित पद में व्यक्ति का निर्माण करना होगा द्वितीय, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। उसी प्रकार से देवालयम समय उद्यानम अस्ति, मंदिर के पास में बगीचा है तो वहाँ आपसे जब रेखा खींची हुई है देवालयम में, तो देवालयम के नीचे रेखा है तो ये रेखांकित पद हो गया और रेखांकित पद में हमें व्यक्ति का निर्माण करना होगा कि रेखांकित पद में व्यक्ति कौन सी है, द्वितीय है। तो देवालय में व्यक्ति भी द्वितीय लगी हुई है क्योंकि राम की रामम तो देवालय की देवालयम हो गए, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से आपको कर्म कारक को धातुओं को पहचान के और केवल आपको रेखांकित पद में ही व्यक्ति का निर्माण करना होता है। यदि वहाँ कारक भी पूछ लेता है तो आपको द्वितीय व्यक्ति के योग में कारक होता है कर्म कारक, आप डायरेक्ट भी कर्म कारक बता सकते हो। यदि व्यक्ति ना देकर कारक देता है कि जैसा अपादान है, करण है, कर्म है, संप्रदान है और वहाँ आपको यदि कारक पूछता है तो कारक आपको कर्म कारक बताना है। केवल प्रश्न दो ही प्रकार से पूछ जाते हैं, तो इसी प्रकार से आपको इसी प्रकार से जो हमारा कर्म कारक है इनमें आपको केवल धातु और विभक्ति को ही बताना होता है। तो ठीक है, आज हमारा कर्म कारक की समापन होती है और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करते रहना। धन्यवाद। बाकी हम कल का नेक्स्ट कारक का अध्ययन करेंगे।